नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की खबर में हम आपको स्थानीय खबर दिखाएंगे। कोटद्वार में आगामी निकाय चुनाव के मद्देनज़र क्या क्या गतिविधियां हैं और एक गांव की खबर दिखाएंगे। और अगर हम एक गांव दिखाएंगे आपको तो उसमें कुछ खास है। एक गांव जहां से अब कोटद्वार भाबर की राजनीति तय होती है, जहां पर राजनीति की बिसातें बिछाई जाती हैं। और एक ऐसा गाँव जहाँ पर कोटद्वार में आगामी निकाय चुनाव को लेकर दो सबसे बड़े जो संभावित दावेदार हैं वो रहते हैं वार्ड नंबर 31 पदमपुर मोटाढाक में। तो राजगौरव नोडियाल और वीरेंद्र रावत जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के संभावित दावेदारों में सबसे आगे चल रहे हैं। तो उन दोनों जो प्रत्याशियों का गांव है वार्ड नंबर 31 पदमपुर मोटाढाक, अतीत में इस गांव की क्या कहानी थी, वर्तमान में गांव कहां से कहां तक फैला हुआ है, इस बारे में आपको जानकारी देंगे। चूँकि ये इतना ही काफ़ी नहीं है कि यहाँ पे दो दो मेयर के प्रत्याशी हैं। गृह मंत्री अमित शाह की सभा इस गांव में हुई है। तो ये गांव है वार्ड नंबर 31 पदमपुर मोटाढाक। मालन पुल जिसको लेकर बहुत सारी खबरें आप देखते रहे, हमने दिखाई आपके चैनल में। तो मालन पुल से लेकर दुर्गापुरी बाजार तक एक सीधी सड़क के दोनों ओर फैला हुआ ये गांव है। मोटा मोटा मान के चलिए कि 1 किलोमीटर का इसका दायरा है सीधा, और ऊपर नीचे मिला के मानिए आपकी लगभग 900 मीटर उत्तर की ओर और लगभग 600 मीटर दक्षिण की ओर। गांव बहुत छोटा सा है, लेकिन इस गांव में बहुत सारे पब्लिक स्कूल हैं। मतलब यहाँ पे कम से कम 5 पब्लिक स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी लेवल के। बहुत सारे छोटे स्कूल भी हैं। नेताओं की भरपूर फसल होती है यहाँ पे। और पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत कोटद्वार के जो विधायक रहे, उन्होंने भी अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत इसी गाँव से की। और पूर्व में इस गांव का इतिहास इस तरह से है कि यहाँ पे बहुत सारे रसूखदार लोगों का ये गांव रहा अतीत में। मतलब इस गांव की जो 70% भूमियाँ थी वो उन लोगों के पास थी जो उस समय रसूखदार थे। और उस समय के चर्चित जो डाकू रहे, सुल्ताना डाकू, जिनकी इस पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ी एक दहशत थी, उनकी भी नज़र इस गाँव में रही। और जिस व्यक्ति के नाम से गाँव है पदम सिंह, वो थे पदमपुर मोटाढाक। यानी कि इस तरह का यहाँ पे एक परिवार है रावतों का, जिनमें पुर जो गांव है पदम सिंह के नाम पर है। और यहाँ पर एक छोटा सा एक नया कॉलोनी बनी है उमराव नगर। तो ये उमराव सिंह और पदम सिंह की पुराने रसूखदार लोगों की भूमि है, जिनकी मतलब हैसियत को देखकर सुल्ताना डाकू की भी इन पर नज़र थी। और कहते हैं कि सुल्ताना डाकू ने एक बार उमराव सिंह के परिवार वालों को धमकी दी थी कि आपके पास जो भी है, मतलब सोना चांदी जेवरात, वो आप मुझे दे दो। और चूँकि वो रसूखदार फैमिली थी, उन्होंने स्थानीय पुलिस में जाके शिकायत करने की कोशिश की और सुल्ताना डाकू को हाँ कह दिया। ऐसी मान्यता है कि हाँ हम तुम्हें दे देंगे। लेकिन उन्होंने सारे जेवरात जो थे कहीं ज़मीन में छुपा दिए और उसके बाद पुलिस में शिकायत करने चले गए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि कोटद्वार पहुंचने से पहले ही उन्हें रास्ते में डाकू मिल गए जो पुलिस की वर्दी में थे, और उन्होंने वो सूचना उनको साथ शेयर कर दी, ये समझ कर कि ये पुलिस वाले ही हैं। और इस तरह की मान्यता है कि बाद में उन्होंने जो पदम सिंह या उमराव सिंह हैं, इस गांव के पुराने नागरिक, जिनकी लगभग 50% भूमि इस गांव में थी, उनकी हत्या कर दी। तो ये गांव अतीत में रसूखदार लोगों को रहा है और वर्तमान में अब ये राजनीति का केंद्र है। बहुत सारे स्कूल हैं यहाँ पे और यहाँ से राजनीति संचालित होती है, क्योंकि 2007 से ये राजनीति का केंद्र बन गया है। वार्ड नंबर 31 पदमपुर मोटाढाक इस गांव की हैसियत आप इस बात से भी लगा लीजिए कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस गांव में ही रैली की। धीरे धीरे ये गांव से अब एक छोटे से कस्बे में तब्दील हो गया। पौड़ी गढ़वाल के हज़ारों लोग आकर इस गांव में आकर बस गए, क्योंकि जिन लोगों के पास बहुत सारी भूमियाँ थी, उन्होंने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपनी ज़मीनें बेच दी और छोटे छोटे जो प्लॉट काटे गए, तो यहाँ पे हज़ारों लोग आकर बस गए। तो चर्चा में है आजकल वार्ड नंबर 31 पदमपुर मोटाढाक। हम दो विषयों पर आज आपसे बात करेंगे, एक तो निकाय चुनाव और एक 2012 का चुनाव। 2012 में कोटद्वार में चुनाव हुआ, बीसी खंडूरी वर्सेस सुरेंद्र सिंह नेगी। और इस चुनाव के बाद से ही कोटद्वार में जो अब विकास के मुद्दे थे वो हाशिए पे चले गए। मतलब कहने का यही है कि ये चुनाव का जो परिणाम आया, तो उसके बाद से हज़ारों लोगों को धक्का लगा, जिनको ये लगता था कि भुवनचंद खंडूरी कोटद्वार से जीतने चाहिए थे और वो मुख्यमंत्री बनने चाहिए थे। अब वो कितने गलत हैं कितने सही हैं, इसको लेकर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है, जो लोग अभी कोटद्वार में आए हैं या कुछ नए लोग हैं, कुछ युवा हैं, जिनको 2012 की कोई कहानी मालूम नहीं है, तो हम आपको बताएंगे कहानी 2012 की। 2012 में जो चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री पद के दावेदार भुवनचंद खंडूरी वर्सेस सुरेंद्र सिंह नेगी। तो भुवनचंद खंडूरी वर्सेस सुरेंद्र सिंह नेगी का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के बाद से कोटद्वार में विकास का मुद्दा लगभग गायब हो जाता है चुनाव के समय। इस बात की जानकारी शायद उन तमाम लोगों को नहीं होगी जो 2012 के बाद कोटद्वार में आए हैं। हमको है, तो हम जरूर शेयर करेंगे। वर्तमान में भुवनचंद खंडूरी की पुत्री
इस समय विधायक भी हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी हैं रितु खंडूड़ी भूषण। हो सकता है कि उनको भी उतनी गहराई से जानकारी न हो 2012 के चुनाव की जितनी हमको है, क्योंकि राजनीति में कई बार एक परसेप्शन बन जाता है, कई बार किसी खास तरह के लोगों के साथ एक तरह की मान्यताएं डेवलप हो जाती हैं और उन पर ही चला जाता है। तो आज हम कोटद्वार निकाय चुनाव को लेकर बात करेंगे और हम बात करेंगे 2012 के चुनाव की। ऐसा क्या हो गया कि उसके बाद से बहुत से लोगों को लगता है कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नेता आते हैं, मतलब गृह मंत्री भी आते हैं, लेकिन कोटद्वार में जो विकास के काम हैं वो आज भी वही हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना कि जहाँ से चले थे आज भी वही हैं खड़े, जिंदगी के हाथ से कुछ छोटे कुछ बड़े। कोटद्वार की यही कहानी है। कोटद्वार में दरअसल 2012 के बाद से, वैसे तो 2007 के बाद से यहाँ पे परिस्थितियाँ बदल गई, लेकिन 2007 की बात हम नहीं भी करेंगे। तो 2012 के चुनाव परिणाम आने के बाद से जितने भी चुनाव हुए उनमें मुद्दा कोटद्वार के विकास का नहीं रहा। बहुत से लोगों ने यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से लोगों को इस्तेमाल करना शुरू किया। मतलब जो लोग राजनीति में सक्रिय हैं उन्होंने अपने राजनीतिक करियर को देखते हुए लोगों के अंदर इस तरह की बातें भर दी, जो लोग अभी नए आए थे। क्योंकि कोटद्वार में तो हज़ारों लोग वो है जो 2012 के बाद माइग्रेट होकर कोटद्वार में बसे हैं और कोटद्वार में विकास कार्य हो नहीं पा रहे। तो उसके पीछे की कहानी यही है कि 2012 के चुनाव परिणाम आने के बाद से कुछ इस तरह की चीज़ें आ गई समाज में, कोटद्वार में, कि अब ये मुद्दा नहीं है कि मालन पुल टूटा हुआ इतने लंबे समय से, अब उसका भूमि पूजन होने के बाद भी काम नहीं हो रहा है। तो लोग चुप हैं, मौन है। आखिर 2 महीने हो गए भूमि पूजन हुए, आप भी अब मालनपुर में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ भी काम नहीं होता। टेक्निकली ये हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर को मालूम है कि जून जुलाई में बरसात होगी, अभी काम करेंगे तो सारा जो काम किया हुआ बह जाएगा, टेक्निकली हो सकता है, लेकिन काम नहीं हो रहा। लालढांग मोटर मार्ग को अगर आप देखेंगे, कोटद्वार भाबर की लाइफ लाइन है। अगर ये लालढांग मोटर मार्ग बन जाए और कणवासम से महाबगढ़ की कनेक्टिविटी हो जाए तो कोटद्वार की दशा दिशा बदल सकती है। लेकिन क्या है कि जिनको चुनाव लड़ना है उनको सिंबल चाहिए। यहीं से बात शुरू करते हैं। कोटद्वार में राजनीति का सेंटर बन गया पदमपुर मोटर ढाक। तो कुल मिला के निकाय चुनाव की अभी ऑफिशियल कोई डिक्लेरेशन नहीं हुई है। हमने हाईकोर्ट से आई हुई 2 इन्फॉर्मेशन के आधार पर आपको कहा था कि कोटद्वार में बहुत जल्दी निकाय चुनाव हो सकते हैं, और आज मैंने कोशिश की थी एक भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति से मालूम करने की कोशिश की, क्योंकि ऑफिशियल अभी डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। तो उनका यही कहना था कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि मई में आचार संहिता लग जाएगी और 11 जून से पहले चुनाव हो जाएंगे। तो 11 जून से पहले जो चुनाव होने उनमें सबसे ज़्यादा सिरफुटबल भारतीय जनता पार्टी में ही है। मतलब कांग्रेस पार्टी में तो यहाँ पर 2 ही प्रत्याशी हैं, मतलब जो नज़र आ रहे हैं आज की तारीख में। किसको टिकट मिलेगा ये तो एक संभावनाओं का खेल है, लेकिन फिलहाल गीता नेगी और रंजना रावत के बीच ही कांग्रेस पार्टी में अभी 2 प्रत्याशी नज़र आ रहे हैं, अगर सीट होती है सामान्य। क्योंकि सामान्य सीट में कोई पुरुष इतना अभी दावा नहीं कर रहा है। दावा लोग करेंगे, टिकट के लिए अप्लाई भी करेंगे, लेकिन सिंबल एक को मिलना है। तो रंजना रावत और गीता नेगी में से किसी एक को टिकट मिलेगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। अगर गीता नेगी को टिकट देती है कांग्रेस पार्टी और रंजना रावत का मसला होता है, तो रंजना रावत लांसडाउन में काफ़ी लंबे समय तक सक्रिय रही हैं। तो लांसडाउन विधानसभा क्षेत्र में अनुकृति गुसाई जो है ऑलरेडी बीजेपी में जा चुकी हैं। तो लांसडाउन का मामला बिल्कुल खुला हुआ है। हो सकता है कि उनको इस तरह से एडजस्ट कर लिया जाए कि आपको 2027 में लांसडाउन से विधानसभा का टिकट दे देंगे, आप कोटद्वार में गीता नेगी को टिकट मिल सकता है। हो सकता है, मतलब अभी राजनीति में कुछ कह नहीं सकते। सबसे बड़ी परेशानी बीजेपी में है। बीजेपी में इस समय संभावित 4 उम्मीदवार हैं। शैलेंद्र रावत पूर्व विधायक हैं और चूंकि वो भी काफ़ी लंबे समय से खाली हैं, 2007 में उन्होंने चुनाव जीता था और इसी वार्ड से वो बीडीसी मेंबर बने थे, मैं आपको बता दूं, इसलिए हम इस गांव की चर्चा भी कर रहे हैं। पदमपुर मोटर डाक से वो बीडीसी मेंबर बने, फिर ब्लॉक प्रमुख बने, उसके बाद वो 2007 में विधायक बने। 2007 से 2012 तक वो विधायक रहे। तो उसके बाद से वो 2 चुनाव हार चुके हैं। जमकेश्वर में लड़ने के बाद बीजेपी ने उनको एक बार निष्कासित कर दिया था। तो उनका जो मामला है, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा जोर न लगाएं, क्योंकि कुछ महीने पहले ही वो बीजेपी में आए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी उपस्थिति है तो उनको नकारा नहीं जा सकता। और जिस तरह का इतिहास कोटद्वार में बीजेपी ने दोहराया है, मतलब ऐसा माना जाता है कि कोटद्वार में बीजेपी से कोई भी लड़ जाएगा। मतलब जिस तरह के 2 विधानसभा चुनाव हुए, पूर्व में हरत सिंह रावत जो यहाँ रहने वाले नहीं थे उन्होंने चुनाव लड़ा, उसके बाद रितु खंडूड़ी भूषण जो जमकेश्वर की विधायक थी उन्होंने कोटद्वार से चुनाव लड़ा, और मेयर के चुनाव में भी यहाँ पे बीजेपी की जो अधिकृत प्रत्याशी थे वो सांसद और विधायक 3 बार के लांसडाउन के उनकी पत्नी थी। अब ये भी हो सकता है कि बीजेपी को इतना विश्वास है कोटद्वार के मतदाताओं में कि अगर हम स्थानीय व्यक्ति को टिकट नहीं भी देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये गणित 2012 के बाद ही शुरू हुआ। तो 2012 वाला गणित हम आपको बाद में समझाएंगे, पहले आपको समझाते हैं ये निकाय चुनाव की जो खबर चल रही है। निकाय चुनाव को लेकर वैसे तो जो बड़ी सीटें हैं वो देहरादून और हल्द्वानी की है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या है, मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र है, और उस निगम में मेयर बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी
चुनौती है। कोटद्वार में ये बात है कि कोटद्वार का जो पूरा विधानसभा क्षेत्र है वो नगर निगम के अंतर्गत आता है। मतलब ये मान के चलिए कि जितना जोर एक विधायक को लगाना पड़ता है यहाँ पे, उतना ही मेयर के प्रत्याशी को भी लगाना पड़ेगा। पूरी विधानसभा नगर निगम में तब्दील हो गई है और नगर निगम में मेयर बनने के लिए लगभग वैसे ही चुनाव लड़ना पड़ेगा जैसे विधायक को चुनाव लड़ना पड़ता है। तो काफ़ी खर्चीला चुनाव हो सकता है ये, और हो सकता है कि इसमें इस बात का भी एक फैक्टर हो कि जो प्रत्याशी है, मैं खासतौर पर बीजेपी की बात कर रहा हूँ, बीजेपी में हो सकता है कि ये वाला फैक्टर भी देखा जाए कि प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो अपने संसाधनों के दम पे चुनाव लड़ सके। क्योंकि ऐसा नहीं होता राजनीति में जैसा हमको दिखाई देता है, जैसा हम लोग बहस करते हैं, जैसा आम लोग बहस करते हैं। अब मेयर का टिकट मिलने का आधार क्या हो सकता है? कोटद्वार में अगर बीजेपी को लेकर चले हम, 4 उम्मीदवार हैं, सुमन कोटनाला, राजगौरव नोडियाल, वीरेंद्र रावत और शैलेंद्र रावत। चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि शैलेंद्र रावत इस समय इस चुनाव के लिए बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाए, तो भी 3 बचते हैं। वीरेंद्र रावत जो जिलाध्यक्ष हैं, राजगौरव नोडियाल जो 20-25 सालों से पार्टी के संगठन से जुड़े हुए, काफ़ी सक्रिय भी रहते हैं पार्टी के कार्यक्रमों में, और सुमन कोटनाला जो तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो आखिर टिकट किसको मिलेगा? और बहुत सारे राजनीतिक जानकार लोग मानते हैं कि 2 चीज़ें हैं। एक तो जिनकी हाईकमान में सेटिंग है, जिस तरह बीजेपी में कोई भी टिकट हासिल कर लेता है, तो वैसे तो इसमें एक नाम और भी हो सकता है, अनिल बलूनी की जिस तरह से दमदार एंट्री हुई है उत्तराखंड की राजनीति में, तो अनिल बलूनी के सबसे खास माने जाते हैं विपिन कैंथोला। तो जिस तरह से अनिल बलूनी को टिकट मिला, जिस तरह से दिलीप रावत की पत्नी को टिकट मिला, जिस तरह से हरक सिंह रावत को टिकट मिला, जिस तरह से आखिरी समय में ऋतु खंडूड़ी भूषण को टिकट मिला, तो उस हिसाब से तो बीजेपी के सारे प्रत्याशी उनकी धड़कनें तेज हो गई होंगी, क्योंकि बीजेपी में खुद मालूम नहीं होता कि किसको टिकट मिलेगा। लेकिन निकाय चुनाव में पदमपुर मोटाढाक इसलिए भी चर्चा में है कि यहाँ पर 2 कैंडिडेट हैं जो दौड़ में है, राजगौरव नोडियाल और वीरेंद्र रावत। इसके अलावा इस गांव में बहुत सारे स्कूल हैं, 5-6 सीनियर सेकेंडरी के स्कूल हैं, और यहीं से अब पूरे भाबर की जो राजनीति है संचालित होती है। क्योंकि 2007 में शैलेंद्र रावत विधायक बने तो राजनीति का केंद्र बन गया पदमपुर मोटाढाक। वैसे ये पूरी तरह शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है। तो दिखाते हैं आपको, कल शाम हमने इस गांव का एक छोटा सा वीडियो बनाया, पहले आप वो देखिए, फिर बात करते हैं 2012 की। फिर आपको दिखाते हैं हम कोटद्वार नगर निगम के आगामी चुनाव में राजनीति का वो सबसे बड़ा अड्डा भी कह सकते हैं स्थानीय भाषा में, पदमपुर मोटाढाक वार्ड नंबर 31 कहाँ से शुरू होता है पहले आपको दिखा रहे हैं। ये जो आपको ऑटो दिखाई दे रहा है सामने, ठीक ये बाज़ार है दुर्गापुरी का, और इस जगह से शुरू होता है ये गांव पदमपुर मोटाढाक। और इस ये जहाँ पर से आपको ये दिखाई दे रहा है व्हीकल, ये जो मुड़ रहा है, यहाँ से पदमपुर मोटाढाक शुरू होता है। और पदमपुर मोटाढाक एक वैसे कहने को गांव है, लेकिन धीरे धीरे एक बाज़ार में तब्दील होता जा रहा है। और इस गांव में बहुत बड़ी संख्या में दुकानें हैं, मतलब सैकड़ों दुकानें हैं यहाँ पे। ये बाज़ार है दुर्गापुरी का, जिसका ज़्यादातर हिस्सा आता है पदमपुर मोटाढाक में, आजकल चर्चा में है। तो आपको हम ज़रूर बताएंगे। वैसे तो गृह मंत्री अमित शाह की रैली के बाद चर्चा में आ गया था लालढांग मोटर मार्ग, यानी हरिद्वार जाने वाला जो मार्ग है वो भी यही मार्ग है। और ये जो बस आपको दिखाई दे रही है हरिद्वार से ही आ रही है, तो हरिद्वार कोटद्वार जाने का भी जो रास्ता है वो इसी मार्ग से होके जाता है। कुल मिला के ये पदमपुर मोटाढाक गाँव पूरी तरह धीरे धीरे एक छोटे बाज़ार में तब्दील हो रहा है। इस गाँव में राजनीति की बातें होती हैं, नेताओं की फसल होती है, ये हमने आपको बता दिया। फ़िलहाल हम आपको बता रहे हैं यहाँ से शुरू होता है शाम के लगभग 7 बज रहे, और ये जो गांव है इस समय चर्चा में है। और कोटद्वार के बाद सबसे जो बड़ा बाज़ार है वो इसी गांव में आता है, वार्ड नंबर 31 पदमपुर मोटाढाक। यहाँ पे नेताओं की फसल होती है, वो तो मैंने बता ही दिया। फ़िलहाल आपको अब बताते हैं गांव के बारे में कुछ और जानकारी। आगामी निकाय चुनाव के मद्देनज़र वार्ड नंबर 31 पदमपुर मोटाढाक आजकल चर्चा में है। शाम के वक्त कैसा दिखता है फ़िलहाल आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से शुरू होता है, फिर आगे मालन पुल पे ख़त्म होता है ये जो गांव है। लेकिन गांव चर्चा में है, और गांव धीरे धीरे एक मतलब आप कह सकते हैं, शहर तो नहीं कह सकते, मगर एक कस्बे में तब्दील हो रहा है। काफ़ी रौनक चहल पहल रहती है यहाँ पे शाम के वक्त, आज भी है। और रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए लोग इसी मार्केट में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैंक भी हैं, सामने एक बैंक है और 2 बैंक भी हैं इस गाँव में, तो सारी सुविधाएँ हैं। और रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं लोग इस गांव की इस मार्केट से ही पूरी करते हैं अपनी। तो फ़िलहाल चहल पहल है और चर्चा में है, राजनीति गर्म है। तो गर्म राजनीति का अखाड़ा है वार्ड नंबर 31 पदमपुर मोटाढाक। आप देख रहे हैं केबी न्यूज़, आपको दिखा रहे हैं हम एक गांव जो धीरे धीरे बन तो रहा है कस्बा, लेकिन ये राजनीति का भी बहुत बड़ा केंद्र है।
दरअसल बहुत सारे लोग हैं, हमारा भी चैनल देखते हैं, जो बहुत बाहर रहते हैं, कोटद्वार से बाहर रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि कोटद्वार में इतने सारे नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, मतलब इतने बीजेपी के यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं, पूर्व में भी योगी आदित्यनाथ भी आ गए, लेकिन कोटद्वार में काम हो नहीं रहा। तो दरअसल मामला क्या है कि 2012 में जो चुनाव हुआ, वो चुनाव हुआ भुवनचंद खंडूड़ी वर्सेस सुरेंद्र सिंह नेगी। उस समय भुवनचंद खंडूड़ी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, मतलब, और मुख्यमंत्री वो बनना चाह रहे थे। तो अब किसने उनको सलाह दी कि आप कोटद्वार से चुनाव लड़ लो? संभवतः बहुत सारे कोटद्वार में जो उनके समर्थक रहे होंगे, या यहाँ पर जो बीजेपी का काम देखते रहे होंगे संगठन के लोग, उनको यही लगा होगा कि 2007 में यहाँ पे शैलेंद्र रावत विधायक बन गए, तो अगर भुवनचंद खंडूड़ी चुनाव लड़ेंगे तो फिर तो ये सीट आसानी से बीजेपी जीत जाएगी। अब क्या हुआ, 2012 से पहले जब 2007 में शैलेंद्र रावत विधायक बने थे, तो विधायक बनने के बाद सरकार बन रही थी, बीजेपी की मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे भुवनचंद खंडूड़ी, लेकिन वो सांसद थे। और चूंकि सांसद के लिए बहुत जरूरी होता है कि 6 महीने के अंदर उनको विधायक भी बनना होता है, अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं। भुवनचंद खंडूड़ी बन गए मुख्यमंत्री। 2007 में शैलेंद्र रावत को लेकर ऐसा माना जा रहा था कि भुवनचंद खंडूड़ी के लिए सीट खाली कर देंगे। वो मामला बहुत पुराना हो गया, तो सीट खाली नहीं हुई, तो अल्टीमेटली फिर टीपीएस रावत जो कांग्रेस के बहुत बड़े कद्दावर नेता थे, उन्होंने धुमाकोट की सीट खाली करी, और धुमाकोट की सीट से भुवनचंद खंडूड़ी ने उपचुनाव लड़ा। मतलब 6 महीने के अंदर उन्होंने चुनाव लड़ना था, तो वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा विधायक का, वो विधायक बने और फिर मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। दरअसल 2007 से 12 के बीच जो चुनाव हुआ था 7 में, उसमें पूर्व पेयजल मंत्री उस समय जो थे वो ठीक ठाक स्थिति में थे, और वो सुरेंद्र सिंह नेगी जो थे वो शैलेंद्र रावत से चुनाव हार गए 900 वोट से। अब क्या हुआ कि जब भुवनचंद खंडूड़ी को मुख्यमंत्री बनने के बाद, काफ़ी क्लोज मामला था उस समय, इस तरह की एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाला मामला नहीं था जो इस समय है, या इसलिए पिछली विधानसभा में जिस तरह की एब्सोल्यूट मेजोरिटी बीजेपी को मिली है, उस समय इतना मामला नहीं था, उसमें बड़ा क्लोज था। ये 70 विधानसभा वालों में वाली इस विधानसभा में 34, 36, 33, 38 इस तरह का ही रहता था, मतलब क्लोज था। तो फिर भुवनचंद खंडूड़ी ने टीपीएस रावत से सीट खाली करवाई, टीपीएस रावत की जगह उन्होंने वहाँ पे चुनाव लड़ा, और यहाँ पर उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए पहुंच गए सुरेंद्र सिंह नेगी, जो 2007 में शैलेंद्र रावत से चुनाव हार चुके थे। धुमाकोट में उन्होंने चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीता। मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूड़ी बन गए मुख्यमंत्री, और फिर 2012 में उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया कोटद्वार से। बस यहीं से कहानी कोटद्वार की विकास से हट गई, और कहानी अब किसी और मुद्दे पे चलेगी। बहुत गहराई में नहीं भी मैं आपको कहूँ तो आप समझ जाएंगे। कुछ खास लोग जो हजारों की संख्या में है, 2012 में भुवनचंद खंडूड़ी की हार को पचा नहीं पाए, और उनको ऐसा लगता था कि भुवनचंद खंडूड़ी तो चुनाव हार ही नहीं सकते, उनको हारना ही नहीं चाहिए था, और कोटद्वार के कुछ खास लोगों ने खास नीति के तहत उनको चुनाव हरवाया, जबकि ऐसा था नहीं। 2012 में फिर चुनाव हो गया भुवनचंद खंडूड़ी वर्सेस सुरेंद्र सिंह नेगी, और ज़्यादातर लोगों को, मतलब मीडिया में इस तरह की बातें थी कि भाई भुवनचंद खंडूड़ी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, खंडूड़ी है जरूरी का नारा है, तो आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जैसा लोगों को लगता है वैसा भी नहीं था। मतलब जिन लोगों को ये लगता है कि भुवनचंद खंडूड़ी की जो हार थी वो एक बहुत बड़ी हार थी, मतलब इसको लोगों ने जीने मरने का प्रश्न बना लिया, और उसके बाद से चुनाव में विकास की जगह कुछ और ही बातें फैल गई, और ये बातें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसी वजह से कोटद्वार में कई जो मुद्दे हैं विकास के, उनकी चुनाव में कोई अहमियत नहीं होती। कोटद्वार में एक अलग ही तरह की चीज़ें आ गई हैं जो कोटद्वार के विकास में बहुत बड़ी बाधक हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, आप समझ जाएंगे। तो दरअसल 2012 में ऐसा नहीं हुआ था जिस तरह की खबरें। हो सकता है कि जो वर्तमान में विधायक हैं ऋतु खंडूड़ी भूषण जी हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, हो सकता है कुछ लोग उनको बता रहे हो। दरअसल 2012 में हुआ क्या, क्योंकि हम तो कोटद्वार में रहते हैं, तो हमने उस चुनाव को बहुत करीब से देखा हुआ है। 2012 में जब चुनाव हुआ और भुवनचंद खंडूड़ी ने चुनाव लड़ने का इरादा किया कोटद्वार से, किसके कहने पर किया ये तो कह नहीं सकते। तो भुवनचंद खंडूड़ी इसमें पूरे उत्तराखंड में जगह जगह प्रचार कर रहे थे। उनके दिमाग में भी यही रहा होगा कि कोटद्वार से मैं जीत जाऊंगा, जब यहाँ पे शैलेंद्र रावत जीत सकते हैं तो मैं भी जीत जाऊंगा। मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी थे वो, और उनकी एक बहुत शानदार छवि भी थी गढ़वाल में। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि सुरेंद्र सिंह नेगी जो पेयजल मंत्री रहे 2002 से 2007 के दौरान, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था पेयजल मंत्री रहते हुए। तो वो शैलेंद्र रावत से मात्र 900 वोट से चुनाव हार गए, जिनमें उनकी बहुत सारी रणनीतिक गलतियां थी। बहुत सारे लोगों को लगता था कि सुरेंद्र सिंह नेगी उस समय शैलेंद्र रावत के मुकाबले काफ़ी बेहतर कैंडिडेट हैं, लेकिन चुनाव में चीज़ें होती नहीं। चुनाव एक रणनीति होती है, रणनीति के तहत चुनाव लड़ा गया और शैलेंद्र रावत विधायक बने। और शैलेंद्र रावत जब विधायक बने तो उसके बाद की कहानी कुछ इस तरह से है कि भुवनचंद खंडूड़ी के खिलाफ भुवनचंद खंडूड़ी और शैलेंद्र रावत के बीच में कुछ एक मनमुटाव था। उस पर हम बहुत डिटेल में जाएंगे तो बहुत 2-2.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा।
तो 2012 में जब भुवनचंद खंडूरी यहाँ से प्रत्याशी बन गए तो वो जगह जगह प्रचार कर रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर पूरे उत्तराखंड की जिम्मेदारी थी। और सुरेंद्र सिंह नेगी उस समय एक चुनाव पहले हार चुके थे शैलेंद्र रावत के खिलाफ, दूसरा चुनाव वो हार चुके थे धुमाकोट में भुवनचंद खंडूरी के खिलाफ जब वो चुनाव लड़े। तो बहुत नर्वस उस समय थे वो, क्योंकि उनको मालूम था कि एक मुख्यमंत्री पद का दावेदार है, उसके खिलाफ चुनाव जीतना लगभग नामुमकिन सा है, क्योंकि पूर्व में वो शैलेंद्र रावत से भी चुनाव हार चुके थे। लेकिन कुछ इस तरह का माहौल बन गया कोटद्वार में कि सुरेंद्र सिंह नेगी अगर चुनाव हार जाएंगे तो उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, पिछला चुनाव हार चुके हैं। पता नहीं किस तरह की परिस्थितियां बनी, क्योंकि भुवनचंद खंडूरी यहाँ पर थे नहीं, शैलेंद्र रावत को टिकट नहीं मिला था, तो शैलेंद्र रावत के टिकट कटने से उनके हजारों समर्थक भी काफ़ी नाराज़ थे। तो अचानक से जब भुवनचंद खंडूरी के नाम का यहाँ पे घोषणा हुई तो उस तरह का माहौल नहीं बन पाया। बीजेपी के जिन लोगों ने भुवनचंद खंडूरी को ये सलाह दी होगी कि आप कोटद्वार से चुनाव लड़ो, तो वो लोग उतना बड़ा प्लेटफॉर्म उनके लिए तैयार नहीं कर पाए। उनको भी यही लगा कि भुवनचंद खंडूरी हैं तो नाम ही काफ़ी है, लेकिन अंदर खाने ऐसा नहीं हो रहा था। अब सुरेंद्र सिंह नेगी उस समय छोटी छोटी सभाओं को संबोधित कर रहे थे और वो मानकर भी नहीं चल रहे थे शुरुआत में कि वो चुनाव जीत जाएंगे। अब वो जगह जगह थोड़ा इमोशनल कार्ड जिसे कह सकते हैं आप, कोटद्वार के बहुत सारे लोगों को, हजारों लोगों को ये लगा कि यहाँ पर तो फिलहाल उसमें वही बड़ी नेता थे कि अगर ये चुनाव हार जाएंगे तो इनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि भुवनचंद खंडूरी का तो कद इतना बड़ा था कि उसको लेकर लोगों में कोई संदेह नहीं था। पूर्व में भी वो धुमाकोट से जीत के मुख्यमंत्री बन चुके थे। तो शुरुआत में अब शैलेंद्र रावत थोड़ा नाराज थे, तो उनके समर्थकों में वो ऊर्जा नहीं थी। और जिन लोगों ने भुवनचंद खंडूरी जी को सलाह दी होगी कि आप कोटद्वार से चुनाव लड़ाओ, तो उन लोगों के अंदर इतना उनका संगठन या उनका इतना काम था नहीं ग्राउंड में कि वो भुवनचंद खंडूरी को विधायक यहाँ से आसानी से बना ले। मुकाबला ऐसे ही चल रहा था, मीडिया का इस पर कोई जोर नहीं था। लेकिन फिर वो जो काम हुआ, जब ये मालूम चला कि ये चुनाव धीरे धीरे, आप कह सकते हैं इसमें कि कुछ परसेंट इसमें जातिवाद भी रहा होगा, लेकिन ज़्यादातर जो लोग थे उनको इस तरह की सहानुभूति थी कि भाई 2007 में सुरेंद्र सिंह नेगी चुनाव हारे हुए हैं, उसके बाद उपचुनाव भी हारे हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का माहौल बन गया कि भुवनचंद खंडूरी की एब्सेंट से यहाँ पे बीजेपी का जो संगठन था वो एकजुट नहीं था, क्योंकि शैलेंद्र रावत का टिकट कट चुका था। उस समय शैलेंद्र रावत के समर्थकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो एक ऊर्जा नहीं थी। और फिर धीरे धीरे जब ऐसा लगने लगा कि ये चुनाव में कुछ मतलब अंदर खाने कोई खिचड़ी पक रही है, लेकिन फिर भी किसी को अंदाजा नहीं था, नेशनल मीडिया हो या कोई भी मीडिया हो, तो इस बात को कोई तवज्जो नहीं दे रहा था कि यहाँ पे भुवनचंद खंडूरी चुनाव हार सकते हैं। फिर चुनाव से 2 दिन पहले दुर्गापुरी में एक सभा हुई और इस सभा को संबोधित किया सचिन पायलट ने। और इस चुनाव में सुरेंद्र सिंह नेगी छोटी छोटी सभाओं के जरिए अपना प्रचार कर रहे थे, एक मतलब हारे हुए मैच की तरह। लेकिन जब सभा हुई तो उनके लिए दुर्गापुरी में बहुत बड़ा समर्थन बाहर आ गया। जो अब तक गांव गांव में सभाएं हो रही थी, अब एक बड़ा पब्लिक शो हो गया। सचिन पायलट ने उस सभा को संबोधित किया तो दुर्गापुरी में बहुत हजारों की संख्या में लोग जुट गए। दुर्गापुरी भी वही जगह है, फिर वार्ड नंबर 31 पदमपुर मोटरहाट। तो जब सभा हुई तो उसका वीडियो वहाँ पर एक चैनल उस समय था ईटीवी, तो ईटीवी ने उस सभा को अपने चैनल में चला दिया। उनको लगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकता है। और उसके बाद फिर भुवनचंद खंडूरी पूरा उत्तराखंड छोड़कर कोटद्वार में आ गए। कोटद्वार में उन्होंने प्रचार किया और निश्चित तौर पर अगर ईटीवी में वो भीड़ नहीं दिखाई जाती तो शायद जो डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा हो जाता। अब ये चुनाव का जो परिणाम आया बाद में सुरेंद्र सिंह नेगी के पक्ष में आ गया। लगभग 3,500 वोट से वो जीत गए चुनाव। और बहुत सारे लोगों को मायूसी भी हाथ लगी, जो ये मानते थे कि भुवनचंद खंडूरी अगर कोटद्वार से विधायक बनते तो कोटद्वार बहुत डेवलप हो जाता। अब वो होता या नहीं, क्योंकि भुवनचंद खंडूरी धुमाकोट से विधायक जब बने थे तो वहाँ पर भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ से चुनाव बिल्कुल बदल गया और ये एक अलग तरह का चुनाव हो गया जिसमें विकास कोई मुद्दा नहीं है। और ये चुनाव अभी भी लगभग वैसे ही हो रहा है। इस चुनाव में अब विकास के मुद्दे बिल्कुल गायब हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि हरक सिंह रावत कोटद्वार में सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले नेता रहे, मतलब 10,000 से ज़्यादा वोटों से उन्होंने कोटद्वार में चुनाव जीता। रितु खंडूरी भूषण ने भी लगभग 3,000 से जीता और सुरेंद्र सिंह नेगी ने भी भुवनचंद खंडूरी के खिलाफ लगभग 3,000 वोट से ही चुनाव जीता। लेकिन शैलेंद्र रावत ने 900 वोट से जीता और हरक सिंह रावत ने चुनाव जीता कोटद्वार का 10,000 से ज़्यादा वोटों से। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि कोटद्वार में अब विकास कोई मुद्दा नहीं है। मेयर के चुनाव की बात भी अगर करें तो हम आपको सारी बातें आंकड़ों के साथ ही बता रहे हैं। मेयर का जब चुनाव हुआ तो धीरेन्द्र चौहान की पत्नी विभा चौहान को 25,000 वोट मिला। अब क्यों मिला बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, आप समझ जाएंगे थोड़ा बहुत। और जब धीरेन्द्र चौहान खुद चुनाव लड़े विधायक को तो उनको 12,000 वोट मिला। तो कोटद्वार में अब विकास कोई मुद्दा नहीं है
और ये बात बीजेपी के हाईकमान को भी मालूम है, और कोटद्वार में बीजेपी के जो नेता इसमें मेयर बनना चाहते हैं उनको भी मालूम है कि पार्टी का सिंबल मिल जाना चाहिए, उसके बाद खर्चा वर्चा हो जाएगा, बाकी गुणा भाग हो जाएगा, थोड़ा जातिवाद का समीकरण फिट बैठ जाएगा, तो यहाँ पे चुनाव जीता जा सकता है। इसीलिए कोटद्वार में विकास मुद्दा नहीं है, चाहे यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के कितने भी नेता आ जाए, यहाँ के लोगों के अंदर इस तरह की भावना आ चुकी है, मतलब बीजेपी कांग्रेस की भावना आ चुकी है कि मैंने बीजेपी को वोट देना है, उसने कांग्रेस को वोट देना है, तो विकास का मुद्दा कोटद्वार से गायब है 2012 के बाद। अब ये मुद्दा कब तक गायब रहेगा ये तो कह नहीं सकते, लेकिन कोटद्वार की स्थिति इसीलिए अच्छी नहीं है, इसीलिए मालन पुल टूटेगा तो कोई प्रदर्शन नहीं होता, और अगर लालडांग मोटर मार्ग नहीं बनेगा, कड़वाश्रम में कुछ भी नहीं होगा, कोटद्वार में लोग ऐसे ही रेफर हो के देहरादून से आते रहेंगे। मतलब यहाँ पर जितनी भी डेथें हुई हैं पिछले 5-6 महीनों के दौरान, तो सभी लोग देहरादून के हॉस्पिटलों में एडमिट थे। तो कोटद्वार में विकास का मुद्दा गायब हो गया 2012 के बाद से, लेकिन लोगों को कहानी कुछ और समझाई जाती है, क्योंकि जिसको वोट लेना होता है वो अपने हिसाब से लोगों को गाइड करता है। हमारा एक ही मकसद है, कोटद्वार विकास के मानचित्र पे आना चाहिए, और कोटद्वार हजारों लोगों की उम्मीदों का शहर है जो अपने गांव छोड़कर कोटद्वार आए थे। तो केवी न्यूज़ में अब आगे आपको दिखाते रहेंगे निकाय चुनाव की खबरें। फिलहाल पदमपुर मोटर ढाक वार्ड नंबर 31 चर्चा में है। यहाँ पर एक चर्चित यूट्यूबर भी हैं नवीन रावत, जिनकी शादी का वीडियो हमने आपको दिखाया था। हम लोग भी चैनल यहीं से चलाते हैं। तो गृह मंत्री भी आ गए, पूर्व में कई नेता आ गए कोटद्वार में बड़े बड़े, लेकिन कोटद्वार विकास के मानचित्र पे आज भी बहुत पीछे है, और फिलहाल कोई संभावना नज़र भी नहीं आती। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जागरूक रहेंगे और समझेंगे कि कोटद्वार ही हमारी प्राथमिकता है, जहाँ पर हमने रहना है, जहाँ पर हम उम्मीदों के साथ आए हैं। तो उम्मीदें कायम रहनी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कोटद्वार एक बेहतरीन शहर बनेगा, और हम अपने चैनल में आपको हर खबर दिखाएंगे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। देखते रहिए केवी न्यूज़, खबर आपकी। रहिए केवी न्यूज़, खबर आपकी, खबर खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों की।